रात का खाना खाकर मलय अपने कमरे में सोने चला गया। मोहक को सुलाकर तृषा भी उसके पास आकर लेट गई और अनुराग भरी दृष्टि से मलय को देखने लगी। मलय उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसके होठों पर चुंबनों की बारिश करने लगा। तृषा का शरीर भी पिघलता जा रहा था। उसने भी उसके सीने में अपना मुंह छिपा लिया। तभी मलय एक झटके से अलग हो गया। सो जाओ तृषा, रात बहुत हो गई है, के करवट बदलकर सोने का प्रयास करने लगा। तृषा हैरान सी मलय को निहारने लगी कि क्या हो गया है इसे, क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है। अवश्य इसके जीवन में कोई और आ गई है, तभी यह मुझसे इतना बेजार हो गया है। और वह मन ही मन सिसक उठी। प्रातःकालीन दिनचर्या आरंभ हो गई। मलय को चाय बना कर दी, मोहक को स्कूल भेजा, फिर नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रात के विषय में न उसने ही कुछ पूछा, न ही मलय ने कुछ कहा। एक अपराधा भाव अवश्य ही उसके चेहरे पर झलक रहा था। ऐसा लग रहा था वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति जैसे उसे रोक रही थी। तृषा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि क्या करूं, कैसे पता करूं कि कौन सी ऐसी परेशानी है जो बार बार तलाक की ही बात करता है। पता तो करना ही होगा। उसने मलय के ऑफिस जाने के बाद उसके सामान को चेक करना शुरू किया कि शायद कोई सबूत मिल ही जाए। उसकी डायरी मिल गई, उसे ही पढ़ने लगी। तृषा के विषय में ही हर पन्ने पर लिखा था, मैं तृषा से दूर नहीं रह सकता। वह मेरी जिंदगी है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मुझे उससे दूर जाना ही होगा। मैं उसे अब और धोखे में नहीं रख सकता। तृषा ये पंक्तियां पढ़कर चौंक गई कि क्या मजबूरी हो सकती है। इन पंक्तियों को पढ़कर पता चल जाता है कि किसी और का उसकी जिंदगी में होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, फिर क्यों वह तलाक की बात करता है। उसके मन में विचारों का झंझावात चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर मलय के मोबाइल पर पड़ी। अरे, ये तो अपना मोबाइल भूलकर ऑफिस चला गया है। चलो इसी को देखती हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। फिर उसने मलय के कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू कर दिया। तभी डॉक्टर धीरज का नाम पढ़कर चौंक उठी। एक हफ्ते से लगातार उससे मलय की बात हो रही थी। डॉक्टर धीरज से मलय को क्या काम हो सकता है, वह सोचने लगी। कॉल करूं, शायद कुछ पता चल जाए। और फिर कॉल का बटन दबा दिया। हेलो मलय जी, आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा। जैसा कि आपको पता है, आपको HIV पॉजिटिव है। इलाज संभव है पर बहुत खर्चीला है। कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप परेशान न हो। कुदरत ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर धीरज ने समझा कि मलय ही कॉल कर रहा है। उन्होंने सब कुछ बता दिया। तृषा को अब अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उसकी आंखें छलछला उठी कि तो ये बात है जो मलय मुझसे छिपा रहा था। लेकिन ये संक्रमण हुआ कैसे? वह तो सदा मेरे पास ही रहता था, फिर चूक कहाँ हो गई? क्या किसी और से भी मलय ने संबंध बना लिए हैं? आज सारी बातों का खुलासा होकर ही रहेगा, उसने मन ही मन प्रण किया। मोहक स्कूल से आ गया था। उसे खाना खिलाकर सुला दिया और स्वयं परिस्थितियों की मीमांसा करने लगी कि नहीं, इस बीमारी के कारण मैं मलय को तलाक नहीं दे सकती। जब इलाज संभव है तब दोनों के पृथक होने का कोई औचित्य ही नहीं है। शाम को उसने मलय का पहले की ही तरह हंसकर स्वागत किया। उसकी पसंद का नाश्ता कराया। जब वह थोड़ा फ्री हो गया तब उसने बात छेड़ी। मलय, डॉक्टर धीरज से तुम किस बीमारी का इलाज करवा रहे हो? मलय चौंक उठा। कौन धीरज चोपड़ा? मैं इस नाम के किसी डॉक्टर को नहीं जानता। न जाने तुम ये कौन सा राग ले बैठी? खीज उसके स्वर में स्पष्ट थी। नहीं मलय, ये कोई राग नहीं। मुझसे कुछ छिपाओ नहीं, मुझे सब पता चल चुका है। तुम अपना फोन घर भूल गए थे। मैंने उसमें डॉक्टर चोपड़ा की कई कॉल्स देखी तो मन में शंका हुई और मैंने उन्हें फोन मिला दिया। उन्होंने समझा कि तुम बोल रहे हो और सारा सच उगल दिया। साथ ही यह भी कहा कि इसका उपचार महंगा है पर संभव है। हाँ, समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं, इसलिए तुम तलाक पर जोर दे रहे थे ना? पहले ही बता दिया होता, छिपाने की जरूरत ही क्या थी? अब मलय टूट सा गया। उसने तृषा को अपने गले से लगा लिया और फिर धीरे धीरे सब कुछ बताने लगा। तुम्हें तो पता ही है तृषा, पिछले महीने मैं ऑफिस के एक सेमिनार में भाग लेने के लिए सिंगापुर गया था।
मेरे 2-3 सहयोगी और भी थे। हम लोगों को एक बड़े होटल में ठहराया गया था। हमें 1 सप्ताह वहाँ रहना था और मेरा तुमसे इतने दिन दूर रहना मुश्किल लग रहा था। फिर भी मैं अपने मन को समझाता रहा। दिन तो कट जाता था, किंतु रात में तुम्हारी बाहों का बंधन मुझे सोने नहीं देता था और मैं तुम्हारी याद में तड़प कर रह जाता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। मेरे सभी साथी होटल में नीचे बार में बैठे ड्रिंक ले रहे थे। मैं भी वहीं था। वहाँ मन बहलाने के और भी साधन थे। मसलन रात बिताने के लिए वहाँ लड़कियाँ भी सप्लाई की जाती थीं। अलग-अलग कमरों में सारी व्यवस्था रहती थी। तुम्हारी कमी मुझे बहुत खल रही थी। मैंने भी एक कमरा बुक कर लिया और फिर मैं पतन के गर्त में गिरता चला गया। ये संक्रमण उसी की देन है। बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि यह क्या कर दिया मैंने। नहीं, मेरे इस जघन्य अपराध की जितनी भी सजा दी जाए कम है। मैंने दोबारा उससे कोई संपर्क नहीं किया। साथियों ने मेरी उदासीनता का मजाक भी बनाया। उनका कहना था पत्नी तो अपने घर की चीज है, वह कहाँ जाएगी। हम तो थोड़े मजे ले रहे हैं, लेकिन मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता था। बस तुम्हारे पास चला आया। एक दिन मैं ऑफिस में बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से मुझे होश आया। मेरे सहयोगी मुझे डॉक्टर चोपड़ा के पास ले गए। उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट कराया। तब मुझे इस बीमारी का पता लगा। मैं समझ गया कि यह सौगात सिंगापुर की ही देन है। मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। हर पल मुझे यही ख्याल आता रहा कि मुझे तुम्हारे जीवन से दूर चले जाना चाहिए। इसलिए मैं तलाक की बात करता रहा, ये जानते हुए भी कि मेरे तुम्हारे प्यार की डोर इतनी मजबूत है कि आसानी से टूट नहीं सकती। कहते हुए मलय फफक कर रो पड़ा। त्रिशा हतप्रभ रह गई कि इतना बड़ा धोखा। वो मेरी जगह किसी और की बाहों में चला गया। क्या उसकी आंखों पर वासना की पट्टी बंधी हुई थी? फिर तत्काल उसने अपना कर्तव्य निर्धारित कर लिया कि नहीं, वह मलय का साथ नहीं छोड़ेगी, उसे टूटने नहीं देगी। पति पत्नी का रिश्ता इतना कच्चा थोड़े ही होता है कि जरा सा झटका लगा और टूट गया।